हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे मिक्स क्वेश्चन है, यानी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन, हिंदी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पेट से रिलेटेड कोई अपडेट है या फिर कोई क्लास इंपॉर्टेंट वो आपसे छूटने ना पाए। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए गए कूट के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे क्रम से लगाना है आपको। कूट नीचे दिया गया है, यहाँ पे आपको अपना आंसर करना है। फर्स्ट पे देख सकते हैं धर्मत, सेकंड पे बहादुरपुर दिया गया है, थर्ड पे खजुआ दिया गया है, फोर्थ पे सामूगढ़ दिया गया है। ये जो है जो चारों दिया गया है ये औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्धों का कालक्रम है। इसे हमें जो है क्रम वाइज लगाना है। धर्मत का युद्ध अगर आप देखेंगे तो ये हुआ था 15 अप्रैल। ये कब हुआ था ये जानकारी होगी तभी आप इसे कर पाएंगे। ये होगा आपका 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। और बहादुरपुर का जो युद्ध था ये हुआ था बहादुरपुर या फिर बहादुरगढ़ का जो युद्ध था ये आपका 24 फरवरी 1658 में हुआ था। और खजुआ का युद्ध अगर देखें तो ये खजुआ का युद्ध जो हुआ था ये 5 जनवरी को हुआ था। 5 जनवरी 1659 में हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 29 मई 1658। अब यहाँ पे आप देखेंगे 58 तो 3 में है, आप ये 59 दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आपको डेट देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो फरवरी में आपको बहादुरपुर का जो है ये फरवरी में है, 24 फरवरी 1658। तो सेकेंड पे आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें फरवरी के बाद आपका आएगा अप्रैल उसके बाद मई आएगा। तो उसके बाद जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा यानी धर्मत वाला। फिर आपका होगा सामूगढ़ का, ये आपका फोर्थ वाला। फिर आपका होगा खजुआ 1959 में 5 जनवरी 1959 को हुआ था। तो ये आपका थर्ड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ईयर आपको सेम दिख रहा है ना तो आपको मंथ देखना पड़ेगा, जो डेट दी गई है उसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2143 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। इसमें पूछा है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वो सांख्य है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का जो आयोजन था वो कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था या फिर वैशाली में या फिर पाटलिपुत्र में या फिर काशी वाराणसी में। तो द्वितीय बौद्ध युद्ध का आयोजन जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए में दिया गया जॉन मार्शल ने, बी है J.H. मैके ने, सी है R.E.M. व्हीलर ने, और डी दिया गया ऑरेल स्टाइन ने। तो चंद हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किया था यहाँ पे J.H. मैके ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है, ये दोनों आपका दिया गया है, इसमें से कौन सा सही है वो यहाँ पे आपको आंसर करना है। फर्स्ट में दिया गया है कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ की गई। ये सही है बिल्कुल यहाँ पे। और सेकंड पे दिया गया समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे, जिसको विधानसभा कहते थे। ये नहीं सही है। तो जो सही है वही बताना है। तो केवल फर्स्ट वाला यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये भी डेट भी याद रखिएगा, 3 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये डेट भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था। बारडोली सत्याग्रह 1928 का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और ईयर आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे दिया भी गया है 1928। तो हो सकता है आपको ये पूछ ले कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। कौन जो है एक स्वदेशी के समर्थक थे वो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है अरविंद घोष, बी है फिरोज शाह मेहता, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है सुभाष चंद्र बोस। स्वदेशी के समर्थक यहाँ पे आपको बताना है। स्वदेशी आंदोलन देखिए, बंगाल विभाजन 1905,
के विरोध में चलाया गया। इसके समर्थक जो है अरविंद घोष थे। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है अरविंदो घोष, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे फर्स्ट पे दिया गया है राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, सी विवेकानंद, डी है आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पे आपको मैच करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर करना है। तो अगर आप देखेंगे राजा राम मोहन राय जो है, इनका संगठन की बात करें तो ये था आत्मीय सभा का इन्होंने संगठन किया था। तो यहाँ पे सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ए का 2 होगा। देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो तत्वबोधिनी सभा का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और विवेकानंद की देखें तो ये रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, सी का 3rd। और आत्माराम पांडुरंग का देखें तो ये प्रार्थना समाज है, यहाँ पे 4th वाला करेक्ट होगा। ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा का अगर देखें तो ये आपका 1815 याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा जो है आप याद रखिएगा 1839। और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897। ये भी पूछ देता, हो सकता है इस बार आपका ये चीज हटा दे और ईयर दे दे, तो आप इसे याद रखिएगा। प्रार्थना समाज जो है 1867। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे सेकंड फर्स्ट यानी 2 1 3 4 किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 1 3 4 2 1 3 4 आपका फर्स्ट वाला ही है, ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है, ये यहाँ पे बताना है। अबुलहास धारा दिया गया है, मोजाम्बिक धारा दिया गया है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा दिया गया है, बेंगुएला धारा दिया गया है। हिंद महासागर की जो धारा नहीं है वही आपको यहाँ पे बताना है। तो बेंगुएला अगर देखेंगे तो ये जो है बेंगुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है। तो यही करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको आंसर करना है। जहां भी आपके पेपर में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं वर्ड आए तो उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आप वहां पे हाँ करके आते हैं, बाद में जब क्वेश्चन को मैच करते हैं तो आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो जहां भी नहीं वर्ड आएगा आपको वहां पे अंडरलाइन कर लेना है। कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। घाना अगर देखेंगे तो इसका अक्रा राजधानी है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और केन्या का अगर देखेंगे तो नैरोबी है, ये भी सही है। नामीबिया का देखेंगे तो यहाँ पे विंडहाक राजधानी है, ये भी सही है। नाइजीरिया का दिया है रबात, नाइजीरिया की राजधानी अगर देखें तो अबूजा है, अबूजा, ठीक है। और राजधानी से आपका एक क्वेश्चन बनता है, इसमें नहीं आपको बताना है, तो ये तीनों आपके सही है। तो जो नहीं सही है वही आपको बताना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही करेक्ट नहीं है, यानी सही नहीं। नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा होती है, यहाँ पर रबात दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए में दिया गया है काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है। और काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है। कारण आर में दिया गया है काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कड़िक हैं। अब यहाँ पे नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनना है आपको। अब यहाँ पे काली कपास वाली मृदाएं वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है, ये जो है आपका गलत है। यहाँ पे कारण आर में देखेंगे तो काली कपास वाली मृदाएं सूक्ष्म कड़िक हैं, ये यहाँ पे सही है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही है, नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं। ए गलत है परंतु आर सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है पीर पंजाल श्रेणी से, या फिर काराकोरम श्रेणी से, या फिर जाशका श्रेणी से, या फिर त्रिकूट श्रेणी से। तो जम्मू श्रीनगर पर जवाहर सुरंग जो है ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उड़ीसा, सी है राजस्थान, डी है जम्मू एवं कश्मीर। तो देखेंगे तो भारत में बिहार राज्य में यहाँ पे महिला साक्षरता न्यूनतम किस राज्य में पूछा है तो बिहार हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बिहार होगा। कुल साक्षरता दर जो अगर बिहार में देखें तो 61.8% है, जिसमें से अगर पुरुष का अगर देखेंगे आप तो पुरुष का जो है वो 71.2% और महिला का अगर देखेंगे तो महिला का जो है यहाँ पे 51.5% है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट जो आंसर है वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है।
तो भुगतान संतुलन के चालू खाते पर परिवर्तनीयता, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, ये किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ये भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 2023 या 22 में ये क्वेश्चन आपसे किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपसे रख लेना इसको। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो ये है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है। अगर जन्मदाता की बात करें, देखिए भारत में हरित क्रांति पूछे तो वो आपका एम.एस. स्वामीनाथन होगा, और अगर इसके जन्मदाता की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग होगा, तो ये याद रखना है। ठीक है, जन्मदाता की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग ये जन्मदाता की बात करें या पूछे तो ये हो जाएगा। और अगर भारत में हरित क्रांति की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? ऑप्शन में दिए गए उच्च शिक्षा सुधार, या फिर कर संरचना सुधार, या फिर बैंकिंग संरचना में सुधार, या फिर नियोजन कार्यान्वयन में सुधार होता है। नरसिम्हम समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से संबंधित थी? तो ये थी बैंकिंग संरचना में सुधार, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय नीति का विनिधान है। राजकोषीय नीति का विनिधान है, क्या है इसमें से? ये है आपका घाटे की बजट नीति, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। राजस्थान में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, ये किया गया था राजस्थान में, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है, तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है। संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। फर्स्ट दिया गया लिखित एवं कठोर संविधान। सेकंड दिया गया केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। थर्ड है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। फोर्थ दिया गया है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल। विशेषताओं दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करना है। यहाँ पे विशेषताओं का चयन करना है, तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाला लिखित एवं कठोर संविधान, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा। सेकंड देखेंगे केंद्र और संघातरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये भी होगा। थर्ड है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये यहाँ पे नहीं होगा आपका। और फोर्थ दिया गया है द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ये भी होगा। यानी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सी वाला ऑप्शन में आप देख सकते हैं, सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गया अनुच्छेद 14 तथा 15, बी अनुच्छेद 19 तथा 20, सी अनुच्छेद 21 तथा 22, डी अनुच्छेद 20 तथा 21। किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? किसको नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 20 तथा 21 को, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 की बात करें तो ये है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में भी नहीं समाप्त किया जा सकता। ये दोनों अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है, और ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थायमीन है, थायमीन क्या है यहाँ पे बताना है। आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1, तो थायमीन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? कौन सा कोशिकांग जो है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, वो यहाँ पे आंसर करना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लाज्मिड, डी है प्लास्टिड। कौन सा कोशिकांग आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये है प्लाज्मिड, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे मैच करना है सूची 1 आपकी सूची सेकंड, इसे मैच करना है। जर्मन सिल्वर जो है आप अगर देखेंगे
यहाँ पे जर्मन सिल्वर में तो तांबा 51% होता है और निकिल 40% से 35% होता है। तो इसमें आपका क्या करेक्ट होगा? ये हो जाएगा आपका निकिल। निकेल, इसमें तांबा, निकेल, जिंक सब तीनों आएगा, तो निकेल करते हैं इसको। सोल्डर में अगर देखेंगे तो इसमें जो है सीसा टिन है आपका, ये आ जाएगा, यानी फर्स्ट ए का 2, बी का 1। ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी का 4। डी में हाइपो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं, तो ये आपका सोडियम, यानी डी का थर्ड 2143 आपके इस ऑप्शन में देख सकते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है, वो यहाँ पे बताना है। द्रवण के कारण, या फिर वाष्पीकरण, या फिर ऊर्ध्वपातन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिट्टी के घड़े में जो है वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अवोगाद्रो अवधारणा, बी है ऊर्जा संरक्षण, सी है संवेग संरक्षण, डी है बर्नौली सिद्धांत। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, इसमें से संवेग संरक्षण, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मैथ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है मध्वाचार्य, बी है शंकराचार्य, सी है वल्लभाचार्य, डी है व्यवसाचार्य। सूरदास के गुरु जो थे वो थे वल्लभाचार्य, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ यहाँ पे लोक की उक्ति, या फिर लोक की बातें, या फिर लोगों के लेख, या फिर अच्छी बातें। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। ठीक है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। जैसे जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन कार्य पूरा नहीं होता है। वही चीज है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, ये लोक की उक्ति है, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग को बताना है। संसार, गौरव, सी है समुदाय, डी है अश्विनी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द को पहचाने, स्त्रीलिंग यहाँ पे बताना है। पुल्लिंग में आपका संसार आएगा, गौरव भी पुल्लिंग में ही आएगा, समुदाय भी पुल्लिंग में आएगा, अश्विनी जो है आपका स्त्रीलिंग में आएगा, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वही आपको यहाँ पे बताना है। कृष्ण, 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 कृष्ण। अब आप इसमें किस तरह से कृष्ण लिखते हैं आपको पता होगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ये वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे शुद्ध बताना है। ठीक है, अभी यही अशुद्ध कर देता तो बाकी सही कर देता है। यहाँ पे आपको शुद्ध वाला ही करना है, कृष्ण वाला सही है, फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम पूछा है, तो शीत का विलोम क्या होगा? ठंड, या फिर गीत, या फिर कृष्ण, या फिर उष्ण। तो शीत का विलोम अगर आप देखेंगे तो उष्ण होगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण का अगर देखेंगे तो शुक्ल होगा, और ठंड का गर्म होगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का ये सारा क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और सारे क्वेश्चन आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितना मैंने क्वेश्चन करवाया आप उससे सारी वीडियो को जरूर देखिएगा। इतने सारे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल आपका वही पैटर्न है जिस तरह से आपका 2023 में, 2022 में, 2021 में सभी शिफ्ट में क्वेश्चन किया गया है। इन सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो आई होप कि आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।